हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है मृदा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, पहले इनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा की समस्याएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देश की मिट्टी निम्न समस्याओं के दौर से गुजर रही है। जो समस्याएं हैं, मृदा अपरदन की है, जल जमाव की है, अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की है, बंजर भूमि की समस्या है, मरुस्थलीकरण, मानव के द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। इन सभी समस्याओं पर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो समस्या है, मृदा अपरदन। ठीक है, सॉइल इरोजन। मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम या प्राकृतिक कारकों के द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट टूट कर गिर जाना या पानी के द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। याद रखिएगा, यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों के द्वारा घटित होता है। इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली और हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। जल और वनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं और मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर धीरे धीरे गतिमान होती है, जिसे मृदा सर्पण कहते हैं, अथवा यह भूस्खलन के द्वारा तीव्र गति से नीचे आ सकती है। और कई बार प्राकृतिक या मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की जो दर है वो बढ़ जाती है। मृदा अपरदन की भयावहता और उसके फैलाव को कई भौतिक और सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। जो प्रमुख भौतिक कारक है, वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता। प्रमुख सामाजिक जो कारक हैं, वनों की कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियां। मृदा अपरदन भारत की एक सार्वभौमिक समस्या है। मृदा अपरदन मुख्यतः वनस्पतिहीन और ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है। देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन का जो कारक है वो जल है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारक वायु है। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों का ही नहीं बल्कि मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन या अन्य प्राकृतिक जो वनस्पति है इनको नष्ट कर दी जाती है। शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की जो समस्याएं हैं वो अति गंभीर है, जिनका मुख्य कारण वनों का कटाव और कृषि के अवैज्ञानिक तरीके हैं। देखिए, जो वनों उन्मूलन है, यानी पेड़ पौधों को बहुत क्षति पहुंचाना, वनों उन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे जो होते हैं, पौधे की जो जड़ें हैं मृदा को बांध कर रखते हैं, इन्हें संगठित करके रखते हैं और अपरदन को रोकते हैं। पत्तियां और टहनियां गिरकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में वनों उन्मूलन या वनस्पतियों का विनाश किया गया है वहां मृदा अपरदन अत्यधिक तीव्र है। तो जहां वन नहीं होगा, वनस्पति नहीं होंगे, वहां पर मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा होगा। संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभार्थी थे। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र, फसलों को बदल बदल कर बोने से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खंड, अवनालिकाएं और भूस्खलन है। वर्षा तथा पवन के द्वारा किया गया परत अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, परंतु ये भी इतने ही गंभीर हैं क्योंकि उनके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। खंडों और अवनालिकाओं के चार प्रमुख क्षेत्र जो हैं, याद रखिएगा: यमुना चंबल खंड क्षेत्र, गुजरात खंड क्षेत्र, पंजाब शिवालिक गिरिपाद क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। खंड अपरदन के उदाहरण याद रखिएगा। जो खंड अपरदन के उदाहरण है, महानदी की घाटी है, ऊपरी सोन घाटी है, ऊपरी नर्मदा है, तापी की घाटियां, शिवालिक, पश्चिमी हिमालय के गिरिपाद वाली भाबर भूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत क्षेत्र। खंड और अवनालिका अपरदन से सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में गोदावरी के दक्षिण में पूर्व दक्कन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। देखिए, मृदा अपरदन के जो कारक हैं, पवन है, जल है, समुद्री लहरें हैं। पवन अपरदन कैसे होता है? पवन के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, पवन के द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को
उड़ा ले जाने की जो प्रक्रिया है इसको पवन अपर्दन कहा जाता है। पवन के द्वारा अपर्दन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है, मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का जो है अभाव होता है, वहां पर वानस्पतिक आवरण नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन अधिक होता है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवन अपर्दन की समस्या है। किसकी? पवन अपर्दन की। देश का लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पवन अपर्दन के कारण बंजर हो रहा है। जल अपर्दन क्या है? जल के द्वारा अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रों में जल अपर्दन हो रहा है, जल से मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल के द्वारा किया गया अपर्दन हानिकारक होता है। देखिए, जब वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तब मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटक कर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। जल अपर्दन की प्रक्रिया मृदा के प्रकार, भूमि के ढाल, वनस्पति, वर्षा की प्रचंडता और अवधि पर निर्भर करती है। भारत में जल के द्वारा मृदा अपर्दन सर्वाधिक प्रभावशाली है। जलीय अपर्दन। जलीय अपर्दन का जो प्रथम चरण है इसमें बूंद अपर्दन होता है, द्वितीय चरण में परत अपर्दन, तृतीय चरण में रील अपर्दन, चतुर्थ चरण में अवनालिका अपर्दन। बूंद अपर्दन क्या है? जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उनके प्रहार से होने वाले अपर्दन को बूंद अपर्दन कहते हैं। परत अपर्दन क्या है? मृदा की ऊपरी परत के अनाच्छादन यानी अपक्षय और अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। याद रखिएगा, यह समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक ऊपरी परत हट जाती है। कई बार जल जो है विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे परत अपर्दन भी कहा जाता है। इसके बाद रील अपर्दन क्या है? जब मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का अपर्दन हो जाता है तो वर्षा की बूंदें मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में पतली पतली नालियां बनाने लगती हैं, जिसे रील अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में पतली पतली नालियां बन जाता है, इसे रील अपर्दन कहते हैं। अवनालिका अपर्दन क्या है? बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। यह सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। यदि जल के बहाव के पश्चात अपर्दन के दौरान अवनालिकाओं का निर्माण होता है तो इसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। भारत में खंडों और अवनालिकाओं के द्वारा हुए मृदा के अपर्दन से 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। अवनालिका अपर्दन का निर्माण विस्तृत और देर तक जो अवनालिका अपर्दन है इसका निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाली क्षुद्र सरिता अपर्दन के उपरांत होता है। यह मृदा की सबसे द्रुत और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है जो मृदा को कृषि कार्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बनाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि कहा जाता है, बैड लैंड कहा जाता है। भारत के मृदा अपर्दन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिले में खो खंडों या उत्खात भूमि का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। अवनालिका अपर्दन को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, बड़ी अवनालिकाओं में जल की जो अपर्दनात्मक तीव्रता है इसको कम करने के लिए प्रतिरोधी बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर या आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र। जल अपर्दन से प्रभावित जो क्षेत्र है शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, मुख्यतः मध्य और पूर्वी भाग में यमुना और चंबल नदी की घाटी, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश का ब्रजभूमि क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र। मृदा अपर्दन के जो कारण है तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा है, तीव्र वायु है, भूमि का तीव्र ढाल है, मिट्टी का हल्कापन, वनों की कटाई, अतिचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि जैसे ढाल के समानांतर खेत की जुताई न करना, फसल चक्र को न अपनाना, अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग आदि। ढांचागत कार्य जैसे खनिजों की खुदाई, सड़क, बांध आदि का निर्माण। ठीक है,
याद रखिएगा। मृदा अपरदन का जो प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव है, तो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के आवरण की क्षति से धीरे धीरे मृदा उर्वरता और कृषि उत्पादकता घटती जाती है। तो जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी होते हैं, इनके आवरण जो होता है अपरदन से हट जाता है और मृदा उर्वरता और कृषि उत्पादकता जो है घट जाती है। कृषि योग्य भूमि कम होती जाती है। अपलावन और निछालन से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भौम जल स्तर और मृदा आर्द्रता में गिरावट देखी जाती है। वनस्पति के सूखने से मरुस्थल क्षेत्र का विस्तार होता है। सूखा और बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। नदियों और नहरों के तल में रेत का जमाव बढ़ जाता है। भूस्खलन के खतरे बढ़ जाते हैं। आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपराधियों और आतंकवादियों के लिए प्राकृतिक शरण स्थल बन जाने से शांति और जनजीवन प्रभावित होता है। वानस्पतिक आवरण नष्ट होने से इमारती और ईंधन की लकड़ी की जो है कमी होने लगती है और वन्य जीव दुष्प्रभावित होता है। देखिए, मृदा अपरदन से प्रभावित जो क्षेत्र है, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल एवं यमुना नदियों के द्वारा निर्मित उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र यानी शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल, लघु एवं बृहद हिमालय इसमें शामिल है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती या तापी से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी मालवा पठार आदि, महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो है राजस्थान। याद रखिएगा, भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है वो है राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का आता है। मृदा अपरदन को रोकने के जो उपाय है, मृदा अपरदन के रोकने का जो उपाय है वृक्षारोपण है। विशेषकर पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि और नदियों के किनारे वृक्ष को लगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अतिचारण को नियंत्रित करके यानी ओवर ग्रेजिंग को नियंत्रित करके मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। फसल चक्र अपनाकर कृषि पद्धति, जो फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है, इस पद्धति को अपनाकर मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इसको बनाए रखा जा सकता है। फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी करके मिट्टी का अपरदन को रोका जा सकता है। समोच्च रेखीय और ढाल के समानांतर जुताई करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो उबड़ खाबड़ भूमि होते हैं इनको समतल करना, स्थानांतरित या झूमिंग कृषि पर रोक लगाना, ये सभी जो है मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। पट्टीदार कृषि को अपनाना, कृषिगत भूमि को कम से कम समय के लिए परती और खुला छोड़ना, भूमि को वनस्पतियों, पुआल आदि के आवरण से ढक कर रखना ताकि मृदा में नमी बनी रहे। समुचित उर्वरक एवं सिंचाई के द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना, साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। ठीक है। बंजर भूमि सुधार से संबंध जो संस्थान है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यह अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग ये मुंबई में है। निस्टैट्स ऑफ काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये दिल्ली में है। जल जमाव क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी क्षेत्र को जल जमाव क्षेत्र तब मानते हैं, किसी क्षेत्र को जल जमाव क्षेत्र तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो कि फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। इस स्थिति के उत्पन्न होने के फलस्वरूप मृदा में हवा का समान चक्र बाधित होता है और इससे जो ऑक्सीजन होता है इसकी मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, देखिए जल जमाव के जो मुख्य कारण है वो क्या क्या है, तो नहरों से जल का रिसाव होना, कृषि जल का अनुचित प्रबंधन, जल निकासी की कमी, जल के प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़, निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती, समुद्री डेल्टा में बदलाव, तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती लहरों में परिवर्तन, ये सभी जो है जल जमाव के मुख्य कारण है। इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर और पंजाब की नहरों के निकटवर्ती क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है। अपवाह तंत्र की उपयुक्त व्यवस्था और रिसाव को कम करने के लिए नहरों के अस्तरण के द्वारा जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों को कृषि कार्यों के लिए पुनः उपयुक्त बनाया जा सकता है। लवणीयता एवं क्षारीयता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लवणता और क्षारीयता भारतीय मृदाओं की दूसरी प्रमुख समस्या है। मृदाओं में जो मृदा है, मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है, तो वर्षा कम होता है और वाष्प का जो दर है यानी वो ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे जो है मिट्टी जो होंगे लवणीय होंगे, क्षारीय होंगे। और ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया जो है, कैपिलरी जो एक्शन है, इसके द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज के लवणीय और क्षारीय लवणों का ऊपर की ओर आकर्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, केशिका क्रिया के द्वारा मृदा में जो सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीज होगा, इनके लवणीय और जो क्षारीय लवण है ये ऊपर की ओर आ जाते हैं, ऊपर की ओर आकर्षण होते हैं।
वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफेद परत के रूप में बिछ जाते हैं और मिट्टी उस स्तर में बदल जाती है। देश का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस समस्या से ग्रसित है, यानी 2.43%। यह समस्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के नहर सिंचित क्षेत्रों, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो अर्ध शुष्क और पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग हैं, ये गंभीर रूप से जो है ये इस समस्या से ग्रसित हैं, गंभीर रूप लेती जा रही है। मृदा अवकर्षण क्या है? मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। मृदा के जो उर्वरता है इसकी ह्रास के रूप में मृदा अवकर्षण को जो है परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है, अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। याद रखिएगा, भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का एक मुख्य कारक मृदा अवकर्षण भी है, जिसकी दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा और स्थानीय संरचना पर निर्भर करती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रति वर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा और उसके पोषक तत्वों का ह्रास होता है, ठीक है, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मृदा के संरक्षण के लिए त्वरित उपाय किए जाए। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि वनस्पति और वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता से रहित क्षेत्र, यानी जहां पे वनस्पति और वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है वो क्षेत्र मरुस्थलीकरण होता है। जहां मिट्टी में भूमिगत जल, जैविक पदार्थ और आर्द्रता का अभाव होता है। किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थल के विकास या विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। भारत में, याद रखिएगा, भारत में 12.13% क्षेत्र शुष्क और 29.13% क्षेत्र अर्ध शुष्क वर्गों में रखा गया है। 2018-19 में लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कजरी की स्थापना की गई है, CAZRI, याद रखिएगा। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 16 जिलों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मरुस्थल तेजी से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मरुस्थलीय विस्तार के जो कारक हैं वो क्या क्या है? मरुस्थल का विस्तार किस कारण हो रहा है? तो तीव्र दर से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी मरुस्थलीकरण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। इसके बाद निर्वनीकरण, जल स्तर का गिरना, अधिक अपरदन, अनियंत्रित पशुचारण, जलवायुवीय परिवर्तन, सूखे की पुनरावृत्ति और लवणीयता आदि, ये सभी मरुस्थलीय विस्तार के कारक हैं। मृदा संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है? मृदा संरक्षण क्या है? मृदाएं, देखिए, मृदाएं जो हैं ये जीवित तंत्र होती हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह इनका विकास, क्षरण और निम्नीकरण होता है। यदि समय पर इनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी हो सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी विधियां शामिल हैं जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है या रोका जा सकता है, और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, यदि मृदा का बहाव हो गया है या अवकर्षण हो गया है तो उसे पुनः स्थापित करना आसान नहीं होता है। लेकिन मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने ही स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेती की जाती है। मृदा संरक्षण की ये आसान विधियां हैं। मृदा अपरदन है मूल रूप से दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला कार्य ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना आवश्यक भी हो तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन से खेतों की रक्षा की जाती है। हिमालय के ढलानों और अपवाह क्षेत्र, झारखंड में ऊपरी दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर वनारोपण किया गया है। इसके द्वारा धरातलीय जल के तेज बहाव को कम किया गया है, जिससे मृदा अपने ही स्थान पर बंधी रहती है। याद रखिएगा, भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरण कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर यह जो है नियमित और नियंत्रित करना चाहिए, यानी अति चराई और स्थानांतरित कृषि, ठीक है, ये सभी जो है इनसे अवगत कराकर इनके बारे में बताकर इसे नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। भेड़, बकरी, अन्य पशुओं के द्वारा अति चराई पर भी आंशिक रूप से भूमि अपरदन के लिए ये जो है उत्तरदायी है, और इस कारक के द्वारा अपरदन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में ज्यादा होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने
पश्चिमी राजस्थान में देखिए जो बालू के टीले हैं इनको स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार के द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। इसके तीन उद्देश्य हैं क्या क्या है? पहला है उबड़ खाबड़ यानी असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना। दूसरा, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना। वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। ये तीन जो है उपाय हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं हैं ये भी एक दूसरे से तालमेल किए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सदैव उचित उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। खंड अपने विशाल आकार, गहराई और खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी उत्खात भूमि का सुधार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। ये कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में आगरा और गुजरात में बालासोर। मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे पुआल से ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका निर्माण। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर जो है बनाए जाते हैं। तो वेदिका निर्माण कहाँ होनी चाहिए? चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को क्या किया जाए? मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा इनका उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। चट्टान बांध। देखिए यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा संरक्षण को रोकते हैं। भिन्न फसलें उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलों एकांतर कतारों में उगाई जाती है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। पहला, जो बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियों की सहायक नदियों पर बाढ़ और मृदा अपरदन नियंत्रण के लिए छोटे बांधों का निर्माण करना। नहरों में जल रिसाव से बचाव के लिए जलमग्नता और भौम जल में उत्थान को नियंत्रित करने के लिए उनकी जो तली है और किनारे हैं उनकी तली और किनारों को पक्का करना। धरातलीय और लंबवत अपवाह के विस्तार के द्वारा जलमग्नता की समस्या का समाधान करना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु विच्छेदों और सुरक्षा पेटियों का निर्माण करना। वैज्ञानिक विधियों और जिप्सम आदि का प्रयोग कर क्षारीय मिट्टियों का जो है उपचार करना। वनस्पति रहित क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करना। खाद के रूप में गोबर और वनस्पति के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। मानव अपशिष्ट और नगरीय कचरों को खाद के रूप में परिवर्तित करना। वैज्ञानिक सस्यावर्तन और परती भूमि छोड़कर मृदा उर्वरता को जो है संरक्षित करना या इनका संरक्षण करना। अवनालिकाओं का भराव और ढलुआ सतह के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना। बीहड़ क्षेत्रों का समतलन और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित करने वाले पौधों का रोपण करना। झूम कृषि क्षेत्रों को आधुनिक अस्थायी कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित करना। शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में